जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। आदरणीय जस्टिस उमेश चंद जी माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सम्माननीय उमेश चंद माहेश्वरी साहब से अनुरोध करूं। हम संपूर्ण विश्व का सुख चाहते हैं, संपूर्ण विश्व परिवार का सुख चाहते हैं और सब सुखी हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। इसी भावना के साथ मैं आयोजकों को और यह मंच हैंडओवर करता हूं। वे संबंधित चिकित्सकों से हम सबको मार्गदर्शन दिलवाकर हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पंकज अटल टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया। मैं आदरणीय पंकज अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्या, किस सोच से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की टीम का गठन किया और पूरे प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया। पंकज अटल जी अपने इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। डॉक्टर पंकज अटल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कि कोई एक सोच होती है, उस सोच के कारण ही हम लोग किसी काम को करने की मेहनत करते हैं, जज्बा रखते हैं। और इस कड़ी में मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे भाई योगेश जी मुंद्रा जो डॉक्टर साहब हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए अपने पूरी टीम का, पूरे समाज बंधुओं का सादर सादर नमन करता हूं और इस भावना के साथ कि आने वाले समय में हम लोग इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके माध्यम से हमारे एक भी समाज बंधु को, एक भी राष्ट्रीय बंधु को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में ठीक करने का और उन्हें सही करके घर पहुंचाने का माजदा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी डॉक्टरों का शत शत नमन करता हूं, मेरे साथियों का नमन करता हूं। जय महेश, जय हिंद, जय भारत। ये जो कोरोना है ब्लैक फंगस के रूप में जो आंखों में आ रहा है, शरीर में आ रहा है, इस तरह की जो ब्लैक फंगस के हमारी एक भय का वातावरण माहौल बन गया है। इस तरह से लोग डरे हुए हैं कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या और इसका समाधान क्या। इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो सवालात हमारे समक्ष आए थे, उनके लिए हमारी मार्गदर्शक टीम ने डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी जी को हमारे बीच में आज यहाँ सुलभ कराया है। हमें उनका अभिनंदन करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी जी हमारे बीच में है। अब मित्रों, बंधुओं, प्रश्न आप क्या रखेंगे डॉक्टर योगेश मुंद्रा जी और उनका जवाब देंगे डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी जी। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आदरणीय सौरभ माहेश्वरी साहब का कि वे डॉक्टर योगेश मुंद्रा जी के माध्यम से प्रश्नों का प्रति उत्तर प्रदान करें। डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी जी। गुड इवनिंग डॉक्टर सौरभ। गुड इवनिंग डॉक्टर योगेश। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, अभी जो हम रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी पेशेंट ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उससे ग्रसित हो रहे हैं। तो सर, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में डिटेल में बताएंगे कि ये बीमारी क्या है, क्यों हो रही है और इसके लक्षण क्या है और कैसे इसका हम लोग उपचार कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर योगेश, थैंक यू अजय जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे सराहनीय कार्य जो कोरोना वॉरियर्स में माहेश्वरी समाज की जो टीम है जो ये काम कर रही है, विशेषकर पंकज भैया का। पंकज भैया, मैं आगर को बिलोंग करता हूँ और बचपन से देखा है पंकज भैया को समाज के सभी कार्यों में अग्रसर रहते हुए, किसी भी मुश्किल समय में हो, सामाजिक कार्य हो, सब में वो तत्पर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सभी आयोजकों का। देखिए, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी के द्वारा, सरकार द्वारा भी जो कई अभियान चलाए जा रहे हैं, इन सब के माध्यम से कोरोना के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानकारी रहती है कि इसमें ऐसा होता है, इस तरह का ट्रीटमेंट रहता है। आंखों से संबंधित क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें दो पार्ट्स में हम हमारा डिस्कशन रखेंगे। एक तो ये कि कोरोना और आंखों का क्या संबंध है।
मोस्टली हमने ये देखा है कि कोरोना इन्फेक्शन जो है मोस्टली माउथ से या नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, और जिससे बचाव के लिए हम मास्क पहनते हैं। आंख एक ऐसी चीज है जो इग्नोर कर दी जाती है कई बार, क्योंकि हम ओपन आईज लेके इस तरह से रहते हैं, लेकिन आईज के थ्रू भी कोरोना एंटर कर सकता है। एसी इनिबिटर्स जो बताया गया है, जो रिसेप्टर्स बताया गया है, मतलब कि कोरोना को चिपकने के लिए जो शरीर में जगह चाहिए, जो उसको सेल चाहिए, वो कुछ प्रतिशत आंखों में भी पाए गए हैं। हालांकि ये प्रतिशत जो है वो बहुत कम है, पर आई के थ्रू भी ये स्प्रेड कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम रिपीटेडली आईज को रब नहीं करें, आंखों को मसलना नहीं चाहिए। विशेषकर ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारे घर के कोई सदस्य है जो कोरोना से संक्रमित है और उनकी टेक केयर कर रहे हैं, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो उनकी देखभाल के दौरान अगर मान लीजिए वो कहीं कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, या उनके टीयर्स निकलते हैं, या आंखों से कोई डिस्चार्ज निकलता है, और अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं और उसके पश्चात हमने मास्क पहना हुआ है, पर बावजूद इसके अगर हम अपनी आंखों को रब करते हैं, तो वो इन्फेक्शन कैच करने की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आईज को रिपीटेडली रब नहीं करना चाहिए। अगर हम कांटेक्ट में हैं तो प्रॉपर्ली हैंड वॉश करने के बाद ही क्लियरेंस करना चाहिए। एक बात और कि कांटेक्ट लेंसेस जो लोग पहनते हैं, कांटेक्ट लेंस जब पहनते हैं तो कई बार हम आईज को कांटेक्ट में, हमारा हैंड जो होते हैं वो आई के कांटेक्ट में आता है, तो उसको भी अगर संभव है किसी के लिए तो कांटेक्ट लेंस का यूजेज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, कंजंक्टिवाइटिस, जो आंख आ जाना या आंखें लाल हो जाना एक प्रेजेंटेशन होता है। बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादातर कोरोना का प्रेजेंटेशन जो होता है फीवर, कफ, कोल्ड, जो सर ने बताया पहले, पर कुछ प्रतिशत पेशेंट्स जो हैं वो कंजंक्टिवाइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, उनको इसके अलावा और कोई लक्षण नहीं होते हैं शरीर में, और जब उनका कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो कंजंक्टिवाइटिस को, आंख आ जाने को सिंपल रेड आई समझकर दवाई की दुकान से ट्रीटमेंट लेके, या पुरानी दवाई, पुरानी ड्रॉप रखी है वो डाल के, इस तरह से ट्रीटमेंट डिले नहीं करिए। कंसल्ट आपके जहां भी नजदीकी जो भी आई स्पेशलिस्ट है उसको कंसल्ट करके ट्रीटमेंट जरूर समय से लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक फंगस पे। देखिए, कोरोना के अगेंस्ट जो भी सब एफर्ट चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में एक छोटी लड़ाई है जो ब्लैक फंगस की अब सामने आई है, जिसका रिसेंटली पिछले एक हफ्ते से समझ लीजिए कि जिसके कारण बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है। तो ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस किन लोगों को हो सकता है? क्या पेशेंट को मतलब किन पेशेंट्स में ये होने की संभावना रहती है? कोविड पॉजिटिव पेशेंट, पहले ऐसा था, एक धारणा थी कि कोविड ठीक हो जाता है, कोविड नेगेटिव आ जाता है, उसके कुछ समय बाद फिर म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन देखा गया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अभी रिसेंट पिछले एक महीने में ही समझ लीजिए ऐसे कई पेशेंट्स हैं। अगर गंगाराम हॉस्पिटल के एक वेबिनार जो मैंने अटेंड किया, उसमें ऐसा है कि आधे पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं और उनको फंगल इन्फेक्शन है, और आधे जो नेगेटिव हो चुके थे और उनको डेवलप हुआ। तो ये प्रपोर्शन कई बार बराबर होने लगा है। तो कोविड इन्फेक्शन के दौरान भी म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके बाद भी हो सकता है। क्यों होने की संभावनाएं बढ़ गई इसमें, ये एक बहुत जरूरी चीज है। मुख्य कारण है डायबिटीज। डायबिटीज वाले पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कई बार इनएडवर्टेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जैसा इसके पहले डॉक्टर आयुषी ने भी बताया, स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो बहुत इनएडवर्टेंटली किया जा रहा है, और कई बार जरूरी भी इस्तेमाल होता है, तो उस कारण से हमारी शरीर का इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है, और ब्लड के, हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल, जो हाइपरग्लाइसीमिया है, वो लेवल बढ़ जाता है। इस कारण से फंगस को एक ऐसा वातावरण मिलता है जिस वातावरण में वो इजीली ग्रो कर सकता है, जल्दी से फैल सकता है। जब कोविड नाक के थ्रू एंटर करता है तो वो नाक के अंदर की जो लेयर होती है उस लेयर को खराब कर देता है। अगर म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन नॉर्मली नाक के थ्रू एंटर करता है, वैसे भी कर सकता है, परंतु पहले हमारी नाक में ऐसा प्रोटेक्शन रहता था कि वो स्पोर्स, जो फंगस है, वो आगे नहीं बढ़ पाता था। किंतु कोरोना ने जब हमारे नाक के अंदर की लेयर्स को खराब कर दिया है, इस कारण से ये इन्फेक्शन जल्दी कैच होने लगा है अब। और हाइपरग्लाइसीमिया जो एक वातावरण इस तरह का बना देता है, जिसके कारण से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जल्दी बॉडी में पहुंचने की संभावनाएं रहती है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है।
ब्लैक फंगस होने के लिए। इसके अलावा एक टोसिलीमैब का इस्तेमाल कई बार पेशेंट के अटेंडर्स जो होते हैं वो बहुत प्रेशर करते हैं कि डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगा दो तो उससे जल्दी आराम हो जाएगा हमारे मरीज को। देखिए, वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, वो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, वो हमारी शरीर के अंदर इम्यूनिटी जो हमारी लंग्स को खराब कर रही है उसको कम करने के लिए है, ताकि लंग्स में खराबी ना बढ़े। तो वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि कब उस इंजेक्शन की सही समय पे जरूरत है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप होगा तो इस तरह के इन्फेक्शंस जैसा कि म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन और भविष्य में और भी कई आ सकते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। इसके अलावा कुछ पेशेंट जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनको कोई ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है, पहले कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जिस कारण से ये बढ़ सकता है। फिर सवाल आता है कि कितने समय बाद हो सकता है, हम कब तक इससे बचे हुए हैं, या हमें कोविड हुआ था तो हम कितने समय तक ये ध्यान रखें कि हमें ब्लैक फंगस अब नहीं होगा, हम कब इम्यून हो जाएंगे इससे। तो ऐसा कोई समय अभी तक नहीं पता चला है। बहुत कम स्टडीज अवेलेबल हैं म्यूकर के बारे में, पर जितनी स्टडीज अवेलेबल हैं उसमें पिछले इसमें देखा गया है कि लगभग 3 महीने बाद भी पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रखा है। तो कोविड के दौरान, उसके बाद और लगभग 3 महीने तक भी होने की संभावना रहती है, और उसके बाद भी अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो ये बढ़ सकता है, ये ठीक नहीं है। लक्षण क्या होते हैं, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पहले समय पर इसका डायग्नोसिस करना बहुत बहुत जरूरी है। पेशेंट्स यूजुअली 2 तरह की कंप्लेंट्स से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उनका नोज का सिम्टम्स रहता है, वो सब्सिक्वेंट में डॉक्टर बियानी सर जो हैं वो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ही विल एक्सप्लेन यू अबाउट द म्यूकरमाइकोसिस एंड नेजल इन्फेक्शन जो रहता है, राइनो वाला जो पार्ट रहता है। बट नाक बंद हो जाना, नाक में परत जैसी जम जाना, नाक में से जब भी हम ब्लो करते हैं या नाक छींकते हैं तो ब्लड टिंज्ड, खून के धब्बे उसके साथ खून मिला हुआ रहता है, इस तरह के सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स जो देखे गए हैं। आंखों के आसपास अगर देखते हैं तो ये आंख का आसपास का जो हिस्सा रहता है यहाँ पर लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है। हमारे जो चीक्स रहते हैं, ये फेस वाला पार्ट रहता है, इसमें सूजन आ जाती है। आंखों के अंदर लालपन आ जाना, जो बहुत लाल हो जाती है। ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं जब हमको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक बार आंखों में जो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को दो दिखने लग जाएं, या आंखों का घुमाने की जो क्षमता रहती है, हम जब देखते हैं तो हम आंखों को लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन आंख के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गया है तो आंखों को घुमाने की क्षमता खत्म हो जाती है, आंखों की पलकें नीचे गिर जाती है, हम आंखों ऊपर खोल नहीं पाते हैं। नजर आना एकदम से बंद हो जाता है, क्योंकि वो नस को अफेक्ट करता है, आंख की जो नस होती है उसको अफेक्ट करता है, जिस कारण से पेशेंट को नजर आना एकदम से बंद हो जाता है। तो ये आंख के कुछ एग्रेसिव सिम्टम्स हैं जो बाद में डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए उस स्थिति तक ना पहुंचे उससे पहले चेकअप करके ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। ये एक विशेष बात है म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन में। डायग्नोसिस के लिए मोस्टली ईएनटी सर्जन सर आपको बताएंगे। एंडोनेजल स्कोपी होती है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, मैडम है अभी सोडानी मैडम, शी विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली रिकॉग्निशन। जितना जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतना ही हम बचा पाएंगे। अन्यथा अगर हम लेट हो जाते हैं तो ये बीमारी इतनी जल्दी बढ़ती है कि इसमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आंख निकालनी पड़ती है। और अगर 7 to 8 डेज तक हम डिले कर देते हैं, या 12 डेज 10 to 12 डेज का डिले हो जाता है, तो ये ब्रेन तक पहुंचने के बाद फेटल भी हो सकता है, मतलब मरीज की जान भी जा सकती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत फास्ट ग्रो करती है। तो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत बहुत जरूरी है। इसमें एक अच्छी बात अभी ये हुई कि पहले इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को, तो वो डॉक्टर तक बहुत लेट पहुंचते थे जब तक वो बीमारी बढ़ चुकी होती थी। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे सब में इतना डिटेल में आने लगा ये, तो पेशेंट भले ही घबराहट से लेकिन थोड़ा जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचने लगे हैं, जिस कारण से जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है या जो उसकी टैबलेट्स होती हैं वो समय से पेशेंट को दे दी जाती हैं। इससे जो इसके ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कुछ हद तक बचाए जा सकते हैं।
अन्यथा अगर ये बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है तो उसमें कई बार एक्सेंट्रेशन, जो हमारे इसमें सर्जरी बोलते हैं, जिसमें ये पूरी आंख का पूरा हिस्सा और ये पूरा निकाल दिया जाता है, इवन आंख भी निकाल दी जाती है, तो ये एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन डॉक्टर की एडवाइस अगर है कि अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि वो ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए कंसेंट देना चाहिए। प्रिवेंशन, डायबिटीज कंट्रोल, इसका मेन प्रिवेंशन ये है कि इससे कैसा बचा जा सकता है। अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल रखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम बाद में भी बचाया जा सकता है, इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ाई जानी चाहिए, हमारी खाने पीने से जो हमारे डाइट पैटर्न है उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि इसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहे। डॉक्टर आयुषी ने बताया इनएडवर्टेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए, स्टेरॉइड के बारे में वो एक बहुत जरूरी है जिसका ध्यान रखना चाहिए। एक बात और जो पर्सनल हाइजीन को लेकर है, देखिए जो स्पोर्स का जो इन्फेक्शन है या म्यूकरमाइकोसिस जो इन्फेक्शन है, ये जहां पर भी मिट्टी से हमारा कांटेक्ट होता है, गंदी चीजों से कांटेक्ट होता है, उससे ये जब हम इनहेल करते हैं तो उससे ये इन्फेक्शन जल्दी से फैल जाता है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अच्छे से हैंड वॉश करना, अच्छे से फेस वॉश करना, माउथ को प्रॉपरली क्लीन करना, मास्क प्रॉपरली पहनना, समय समय से मास्क को साफ करना, उसको धोना, इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो रीयूज बहुत ज्यादा मास्क को नहीं करना चाहिए, समय से उसको वॉश कर लेना चाहिए। हमारे पास सब्सिक्वेंट पेयर होना चाहिए, एक के बाद हम एक दूसरा पेयर इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो लगभग लास्ट पार्ट है मेरी टॉक का, एक्सपोजर कम होना चाहिए कोविड इन्फेक्शन के बाद भी। देखिए बहुत बार जिस पेशेंट को कोविड हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो ठीक है, तो उस पेशेंट को लगता है कि आप कोविड एंटीबॉडी हो गई तो कोई एक सुपर पावर मिल गया है और अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है, आई एम फ्री टू मूव अराउंड। तो जो इंदौर की भाषा में बोलते हैं ना कि ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाद में भी अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे मास्क का, सैनिटाइजेशन का, क्लीनिंग का, वॉशिंग का, तो रिस्क वापस से बढ़ सकती है। ये इस तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप करने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो माइकोसिस से घबराना नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विजिलेंट रहना, सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। डॉक्टर सौरभ, बहुत ही डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को माइकोसिस के बारे में समझाया है। कुछ क्वेश्चंस हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि 15-20 दिन पहले रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही, अभी रिसेंटली एम्फोटेरेसिन बी के लिए हम लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं कि ये अवेलेबल करवा दो। तो सर एम्फोटेरेसिन बी के अलावा कोई इसका सब्स्टिट्यूट है जो हम लोग एम्फोटेरेसिन बी के सब्स्टिट्यूट में हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं? देखिए अभी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एम्फोटेरेसिन बी लाइपोसोमल फॉर्म, इनफैक्ट उसमें भी दो तरह के आते हैं। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्टेबल, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, वो ही लगना चाहिए प्राइमरीली। अगर ये होता है कि एम्फोटेरेसिन बी अवेलेबल नहीं है तो टैबलेट फॉर्म में पोसाकोनाजोल करके एक टैबलेट आती है, वो टैबलेट दी जाती है पेशेंट्स को। बट अगर हम आइडियल ट्रीटमेंट लाइन की बात करते हैं जो कि मिलना चाहिए, और आई थिंक गवर्नमेंट भी सब इस चीज के लिए प्रयास कर रही है कि एम्फोटेरेसिन, देखिए इसमें एक बात ऐड करूंगा कि एम्फोटेरेसिन बी के बारे में समझिए कि पहले साल भर में जितने इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी के इस्तेमाल होते थे वो अब एक दिन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीमारी मतलब कितने सारे पेशेंट इससे इन्फेक्टेड हैं और इस कारण से इसकी अवेलेबिलिटी का इशू है अभी। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी ये अवेलेबल होने लगेगा, क्योंकि जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं नेसेसरी है कि एम्फोटेरेसिन बी को ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट माना जाए। सम टैबलेट्स आर अवेलेबल, स्टिल नॉट, दोनों कंजक्शन में चलती है, दोनों दवाइयां साथ में देनी रहती है एक्चुअली। तो क्या सर ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो ट्रीटमेंट है ये काफी महंगा है? एम्फोटेरेसिन के जो इंजेक्शन आते हैं वो शायद पर इंजेक्शन 5000 to 7000 कॉस्टिंग होती है उसकी। जी टोटल कितने इंजेक्शंस मरीज को लगाना चाहिए, या इसकी भी कोई कंडीशन है कि इस स्टेज पे सिर्फ इतने इंजेक्शन लगाना है? हाँ, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर है पेशेंट। अगर वो अर्ली स्टेज पर है तो या जैसे आंख के अंदर पूरा अंदर तक नहीं गया है, सिर्फ शुरुआती अंदर तक एंटर कर रहा है, तो आंख के पीछे वाले हिस्से में, यहाँ से आंख के पीछे वाले हिस्से में इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम रेट्रोबल्बर इंजेक्शन कहते हैं, मतलब आंख के पीछे।
पीछे वाले इंजेक्शन लगा के उससे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में डोजेज जो हैं वो सिवियरिटी ऑफ डिजीज के ऊपर वेरी करती है, बट कंटिन्यू डोजेज आईवी लाइन जो रहती है उसके साथ दिया जाता है, और करीब करीब 5 से 7 दिन तक, और कुछ पेशेंट्स में फ्यू वीक्स तक भी देने की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ भी जो टैबलेट चलती है फोसाकोनाजोल, वो टैबलेट भी करीब करीब 3 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करना पड़ सकता है ट्रीटमेंट पेशेंट को। सर इसमें बहुत सारी बार ऐसे कॉल्स आते हैं कि जो एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन हैं डिफरेंट फार्मा कंपनी के डिफरेंट हैं, तो कुछ इंजेक्शन सस्ते हैं और कुछ इंजेक्शन महंगे हैं, तो हॉस्पिटल प्रेफरेंस भी रहता है इसमें कि सर हम यही इंजेक्शन लगाना चाहेंगे जिनकी कॉस्टिंग 6 से 7 हज़ार होती है, या फिर जो इंजेक्शन कम कॉस्टिंग के हैं उनसे इनको शिवरिंग या इस तरह के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं देखा गया है। मेनली एम्फोटेरेसिन बी देते समय जो ध्यान रखने की जरूरत होती है वो अगर किसी पेशेंट को किडनी की डिजीज है, क्योंकि एम्फोटेरेसिन बी एक ऐसा ड्रग्स है जो पेशेंट की किडनी पर असर करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको, तो उन पेशेंट्स में जरूर थोड़ा रिस्क रहता है, पर कंपनी बहुत वेरी नहीं करती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हम इंडिया में देख रहे हैं, क्या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आउट ऑफ इंडिया बाहर विदेशी देशों में भी देखे जा रहे हैं? देखिए डॉक्टर योगेश, इंडिया में देखा, जैसा कि हमने देखा कि पेंडेमिक जो है वो पूरे वर्ल्ड में हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया में जितने केसेस हैं लगभग उतने या कई बार उनसे ज्यादा केसेस भी थे, पर उन कंट्रीज में म्यूकोरमाइकोसिस इतना ज्यादा नहीं देखा गया। स्टडीज बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है आई की अगर हम बात करें, पर जितनी स्टडीज अवेलेबल हैं उसमें सबसे मेन कारण जो देखा गया है वो है कि इंडिया जो है वो एक डायबिटिक कैपिटल है। वर्ल्ड में अगर हम देखा जाता है तो इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, एवरी सेकंड और थर्ड पेशेंट इज डेवलपिंग डायबिटीज दीज डेज, और डायबिटीज एक बहुत मेजर कारण है म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन को डेवलप करने के। तो इस रीजन को कुछ हद तक माना जा सकता है कि इंडियन पॉपुलेशन में ये बहुत ज्यादा देखा जाने लगा है। सर एक और अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है और जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है, उसमें जो हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो पानी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया और किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो म्यूकोरमाइकोसिस का चांसेस बढ़ा रहा है, या फिर स्टेरॉइड्स जो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके कारण बढ़ा रहा है? आपने जैसा पहले समझाया कि डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर दिस, जो डायबिटिक डेफिनेटली। मधुमेह से ग्रसित हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस इन्फेक्शन के, तो ये मिथ है या सर एक्चुअल में इस तरह की कंडीशन हो रही है हॉस्पिटल्स में? पहले पार्ट का आंसर करता हूं पहले, कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो ट्यूबिंग्स हैं ये डेफिनेटली क्लीन होना जरूरी है, इसका क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, हम घर पर लेकर आते हैं, लेकिन डॉक्टर एडवाइस करता है कि इनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आगे भी रहेगी, इसलिए आप घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ट्रीट करिए। और सर ने जैसे पहले कहा था कि कोविड मरीज के पेशेंट के रूम में ज्यादा लोग एंटर करने की मतलब कोशिश भी नहीं करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत दिनों तक सेम सिलेंडर या सेम ट्यूबिंग्स कंटिन्यू रहती है जो क्लीन नहीं होती है, तो वो क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टडीज बहुत ज्यादा नहीं है, पर पुरानी जो स्टडीज के बारे में देख के बात करें तो अभी भी ट्यूबिंग्स और कंसंट्रेटर्स से म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन नहीं देखा गया है। पर क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग करने के लिए भी आई थिंक, अगर इफ यू अलाउ मी, आई विल टेल यू अ ब्रीफ अबाउट कि क्लीनिंग कैसे करना चाहिए। ट्यूबिंग्स जो होती हैं उसको समय पे थोड़े समय के लिए निकाल के गर्म पानी में बॉईल करना चाहिए, बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए पर गर्म पानी होना चाहिए, उसमें उसको क्लीन कर डाल के क्लीन करना चाहिए। और विनेगर जो हमारे घर पे होता है, विनेगर जैसा हम समझते हैं, तो 1:10 पार्ट्स विनेगर डाल के उसको ट्यूबिंग्स को क्लीन, जो ह्यूमिडिफायर होता है जिसका जो बॉटल होता है उसको क्लीन करना चाहिए। ये एक तरीका है इनको क्लीन करने का, जिससे बैक्टीरियल और दूसरे इन्फेक्शन, क्योंकि अभी फंगल इन्फेक्शन है पर कोरोना जाने क्या क्या दिखाने वाला है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी तरह हर तरह से तैयारी करके रखें, क्योंकि वो एक जरूर इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सर आपसे, जिस तरह से आपने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया था अबाउट द टोसिलीजुमाब, तो टोसिलीजुमाब के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे हैं पेशेंट में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्या टोसिलीजुमाब के नेगेटिव इफेक्ट भी पेशेंट में देखे जाते हैं, कि उनको हम लगाते हैं मरीज को ठीक करने के लिए बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मरीज पर हो जाते हैं?
सर क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल है, और इसीलिए कहते हैं कि लेट योर डॉक्टर डिसाइड, डोंट पुश हिम कि नहीं नहीं आप वो वाला इंजेक्शन लगा दो, टोसी वाला इंजेक्शन लगा दो तो जल्दी हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली देखिए होता क्या है, लंग्स में जब इन्फेक्शन जाता है, कोरोना वायरस जब इन्फेक्शन हुआ, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको हटाने के लिए। जब वो प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है तो वो कई बार हमारे नॉर्मल टिश्यू को, नॉर्मल लंग्स को भी खाने लग जाती है, उसको खत्म करने लग जाती है और फैलने लगता है। इस प्रॉब्लम को, लंग्स को खराब होने, जैसे हम वो बोलते हैं ना कि स्कोर, हमारा सीटी स्कोर इतना आया है, सीटी स्कैन में इतना परसेंटेज डैमेज आया है, तो वो ये लंग की खराबी जो देखा गई है उसको बताते हैं। तो इसीलिए में अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, वो उस इम्यूनिटी को जो हमारे शरीर के लंग्स के हिस्से को या दूसरे हिस्सों को जो खा रहा है उसको कम करने के लिए दिया गया है। लेकिन साथ साथ हम बात करें तो इम्यूनिटी लेवल अगर कम करेंगे तो जो इन्फेक्शंस इम्यूनिटी की वजह से बचे हुए थे वो इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें से एक फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है। तो ये किस तरह से और किस समय यूज करना चाहिए वो डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए, रादर देन पेशेंट अटेंडर पुशिंग इट फॉर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ, धन्यवाद। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपका। धन्यवाद सौरभ माहेश्वरी जी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। सौरभ माहेश्वरी जी मित्रों आंखों के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। आपने आंखों से संबंधित रोग के बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें दी। निश्चित रूप से अब मित्रों डॉक्टर साहब ने आगाह किया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है या जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं उन्हें भी अभी बाद में भी सजगता रखने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी है। छाता लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बच गए हैं, क्योंकि डुबोने वाला पानी सर से नहीं पैर की तरफ से आता है। अगर आप पॉजिटिव होने के बाद अगर आप नेगेटिव हो गए हैं तो आप अभी भी सजग रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत सारगर्भित आपने बात की। मैं पूरी टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो 1 to 1 आपके से होना है वो अजय जी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। एक नया क्वेश्चन मेरे पास आया है, पॉपअप हुआ है और वो डॉक्टर सौरभ के लिए है। डॉक्टर सौरभ, हम लोग जब स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो स्टेरॉइड जो है शुगर लेवल रेस कर रहा है बॉडी में। तो शुगर लेवल रेस करने के बाद जब पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेट या डायबिटिक स्टेट में होता है तो उसमें होने वाले सिम्टम्स जो हैं उसमें आंखों का सिम्टम्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे रोशनी का चले जाना, ब्लर होना, मतलब धुंधलापन होना। तो थोड़ा आप इस बारे में बता पाएंगे? मेनली मतलब डायबिटीज से आंखों के ऊपर असर आप समझना चाह रहे हैं, राइट? हाँ सर, मतलब अभी स्टेरॉइड कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। स्टेरॉइड कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, मतलब आंखों के सामने धुंधलापन हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को अवेयर कर पाएंगे? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज की वजह से आंख के पर्दे पर असर होता है। कुछ पेशेंट जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग, जिनको पहले से डायबिटीज है या जिनका डायबिटीज लेवल आफ्टर कोविड इन्फेक्शन के बाद शुगर के लेवल बढ़ने से और ज्यादा बढ़ गया है, इन पेशेंट्स में डायबिटीज की वजह से आंख के पर्दे पर जो बदलाव होते हैं वो बदलाव जल्दी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स की रोशनी बहुत कम होने लगती है। मैं कुछ वार्निंग साइंस जरूर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर पेशेंट को डायबिटीज के सिम्टम्स, मतलब डायबिटीज अगर है और वो अगर बढ़ रही है और आंखों में अगर तकलीफ आ रही है, तो उसमें एक तो है कि आंखों के आगे काले काले धब्बे बहुत सारे दिखने लग जाते हैं। ये एक मुख्य कंप्लेंट है जिसको हम फ्लोटर्स कहते हैं मेडिकल भाषा में। दूसरा एक फ्लैशेस ऑफ लाइट है, आंख के आगे कुछ सेकंड्स के लिए एक बिजली जैसा चमका और फिर वो वापस से ठीक हो गया, ये एक वार्निंग साइन है। एक बहुत रूटीन सा टेस्ट है कि हम जब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो अगर हमारे आंख के पर्दे पर डायबिटीज का असर होने लगा है तो लाइंस जो हैं अखबार में, लेटर्स जो रहते हैं, वो एक लाइन दूसरी लाइन में मिलने लग जाती है। कई बार एक ऐसा रहता है कि जो स्ट्रेट लाइन रहता है तो वो एक लाइन दूसरी लाइन में मिलने लग जाती है, जिसको मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जिस स्थिति में पेशेंट को आई ओपीडी में रेटिना कंसल्टेंट, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आई में अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती बदलाव है उनको अगर उसी स्टेज पे रोक लिया जाता है
तो मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। तो इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी एक मेजर प्रॉब्लम है जो आगे हम फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ म्यूकरमाइकोसिस के साथ साथ अभी जो दूसरी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।